क्या करना चाहिए? जूम है काम। ज्वाइन करें जो यूजर आईडी पासवर्ड वेरी मच सर, प्लीज सर। थैंक यू सो मच मोहित, आपने जो है काफ़ी ज़्यादा ही मेरे लिए बोल दिया है, लेकिन अभी उस लायक में नहीं डिजर्व करते हैं सर, रियली। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपका इस शानदार ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं राजीव शाक्या मेरठ से स्टार डायरेक्टर के लेवल पर हूँ, और शॉर्ट में आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, शायद मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव शाक्या है, स्टार डायरेक्टर का लेवल है, मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ, और अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। अगर पार्ट टाइम में इनकम की बात की जाए तो हाईएस्ट मेरी इनकम जो है यहाँ से 40,600 रुपये है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए? अगर तैयार हैं तो आप थम्स अप करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कान में हमने केवल लीड लगा ली और लीड लगाने के बाद बस उसको लेट गए हैं। तो हमें इस मीटिंग को बहुत ही ध्यान से सुनना है, बड़े एक्टिव होकर सुनना है, और जिस बात पर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा, चूँकि आपको बोलने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है, इसलिए क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप अपना एक्सप्रेशन करके आप मुझे बताएंगे कि हाँ आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं, सही से समझ पा रहे हैं। तो कितने सारे लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा कितने लोग हैं जो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? हम सब करके आप बताइए जी। आपके रिएक्शन मैंने देखे कि हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं? जी हाँ। चलिए, सभी लोग चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत कामयाब बने, बहुत ज़्यादा लोगों को कामयाब कर सकें, अपने जीवन में जो है कामयाबी के साथ-साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी हासिल कर सकें। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करते हुए, जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो प्रोग्राम हुआ करता है CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जैसे कल भी बताया था मोहित पांडे जी ने जब हम वाटर प्योरीफायर की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और 3 माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर 3 चीज़ें लेते हैं। वो क्या लेते हैं? हम खाने के माध्यम से हम अपना फूड लेते हैं, जिनसे हम अपने मिनरल्स पूरे कर पाते हैं, विटामिन्स पूरे कर पाते हैं। पानी जो है वो लेते हैं, पानी बेसिक नीड है शरीर की, और इसी तरीके से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हवा, एयर। तो ये तीनों चीज़ें हमें स्वस्थ रहने के लिए, ये तीनों ही चीज़ें स्वच्छ होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये तीनों ही चीज़ें प्रदूषित होती चली जा रही हैं। तो आज हमारी जो CNT होती है उसमें हम हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को शुद्ध खाना देकर, यानी कि अच्छे सप्लीमेंट्स का यूज़ करके हम हेल्दी रह सकते हैं, अपने शरीर को मिनरल्स दे सकते हैं। कल हमने जाना कि हम कैसे स्वच्छ पानी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हुए। आज हम जानेंगे एयर प्योरीफायर के बारे में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपसे एक प्रॉमिस ये करना चाहूँगा कि आज जिन लोगों ने एयर प्योरीफायर की ट्रेनिंग पहले भी देख चुकी है, चाहे 1 बार देखी हो या 2 बार देखी हो या 3 बार देखी हो, लेकिन फिर भी आज की इस ट्रेनिंग में उनको बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ नए पॉइंट मिलने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग कंपनी के ट्रेनर की तरफ से होती है, मैंने भी सारी चीज़ें उन्हीं से ही सीखी हैं, लेकिन समय के अभाव से कुछ सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% आज मैं कवर ही कर लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वो सभी बेसिक चीज़ों को इंक्लूड करने की, जो आम तौर पर हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक में हम सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम क्या-क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में कि वायु प्रदूषण है क्या? हम डिस्कस करेंगे कि ये फैलता कैसे है? हम डिस्कस करेंगे कि ये खत्म कैसे किया जा सकता है? हम डिस्कस करेंगे कि इंडोर पॉल्यूशन क्या होता है, आउटडोर पॉल्यूशन क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करने वाले हैं इस मीटिंग के ज़रिए। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हम आपको बताएँगे। ये वायरस किस तरह से खत्म करता है? ये एल्गी को किस तरह से खत्म करता है, या बाकी जहरीली गैसों को किस तरह से खत्म करता है, उन सारी टेक्निकल चीज़ों पर भी हम जाएँगे। क्यों जाएँगे? क्योंकि जितने ज़्यादा अभी जो हमारा मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा आपके तरकश में तीर होंगे और जितने अच्छे और प्रभावी तीर होंगे, यानी कि आपके पास जितने अस्त्र अच्छे होंगे, उतने ही जंग जीतने की संभावना आपकी बढ़ जाती है।
तो अभी जो हमारा समय चल रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग और मीटिंग लेकर हम अपने तर्कश में तीरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम अपने शस्त्र भंडार बढ़ा रहे हैं। शस्त्र भंडार क्या? ज्ञान का शस्त्र भंडार। तो अभी हम इसमें सीखेंगे कि हम उन टेक्निकल चीज़ों को, कि अगर हम एयर प्योरीफायर अगर किसी को प्रमोट करते हैं और कोई ज़्यादा ही साइंटिस्ट बनने के लिए अगर आ जाता है हमारे सामने, तो हम उनके भी जवाब ठीक तरीके से दे सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि एयर प्योरीफायर क्या है, ये काम कैसे करता है और हमें ज़रूरत क्यों है। जी, क्या आप सभी लोग पीपीटी देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो प्लीज थम्स अप करके बताएं। गुड। चलिए आज इस मीटिंग में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा एयर प्योरीफायर बाकी के एयर प्योरीफायर से बेटर क्यों है और किस तरीके से, पूरे प्रमाण के साथ हम इसमें बताएंगे। क्योंकि अगर हमारी चीज कोई बेटर होगी तभी हम उसको दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं, या किसी दूसरी चीज की जगह पर हम अपना ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। As per the WHO, repeated in 2006 report in 2006, Indian cities are most polluted. WHO के हिसाब से इंडिया की जो सिटीज हैं, इंडिया के, हिंदुस्तान के जो शहर हैं, वो ज्यादा पॉल्यूटेड हैं बाकी और जगहों के कंपैरिजन में। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो है वो पूरे दुनिया की कैपिटल यानी कि राजधानी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ अस्थमा, इन टर्म्स ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट्स। यानी कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो जितने पूरी दुनिया में होते हैं उसके 1/3 जो लोग हैं अस्थमेटिक के पेशेंट जो होते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर होते हैं। तो इस चीज को समझते हुए हमें ये जानना सीखना बहुत जरूरी है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसमें आप लाइन देख रहे होंगे, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम द इनविजिबल किलर। इनविजिबल किलर यानी कि ऐसा किलर जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें धीरे धीरे करके मार रहा है। आज हम कोरोना की भी बात करें, क्या कोरोना में दिखाई दे रहा है? लेकिन फिर भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जो कि एक इनविजिबल है और लोग उससे मर रहे हैं। तो इस तरह के इनविजिबल किलर भी, हमारा जो एयर पोल्यूशन होता है वो इनविजिबल किलर है। तो उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसमें आगे लिखा है एक्ट नाउ। आइए देखें करते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एन एवरेज पर्सन कंज्यूम अबाउट 11,000 लीटर एयर पर डे। अब इससे पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर पूछना चाहूंगा, जो हम खाना खाते हैं वो लगभग कितना खाना खा लेते हैं? मेरे ख्याल से 1 किलो खाते होंगे, 1.5 किलो खाते होंगे, बहुत ज्यादा कोई खाता है 2 किलो खाना खा लेता होगा। पानी अगर हम पीते हैं तो वो कितना पानी पीते होंगे? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पूरे दिन में। यानी कि 1 से 1.5 किलो, 2 किलो खाना खाया, हमने 5 लीटर पानी पिया। यानी कि खाने और पीने के माध्यम से, पानी के माध्यम से हम शरीर के अंदर लगभग 7 किलो 8 किलो वजन लेते हैं शरीर के अंदर। अगर इनमें कोई वो है इम्प्योरिटीज हैं, इनके अंदर कोई प्रदूषण है, तो वो प्रदूषण हम कितना लेंगे? यानी कि जितना 8 किलो में होता होगा आमतौर पर उतना, अगर 8 किलो में हम मान लें कि 1 मिलीग्राम प्रदूषण है, तो हमारे शरीर में 8 किलो चीज लेने पर हमें 1 मिलीग्राम प्रदूषण पहुंच रहा है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हम खाना लेते हैं उसी तरीके से हम पानी लेते हैं, और उसी तरीके से तीसरी चीज एयर लेते हैं, और पूरे दिन में 11,000 लीटर हम ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब हम 7 या 8 किलो हम खाने और पीने के माध्यम से कोई चीज ले रहे थे, तो हमारे अंदर, उदाहरण के लिए, अगर 1 मिलीग्राम ही अगर प्रदूषण जाता है, तो अगर 11,000 लीटर हम एयर ले रहे होंगे, ऑक्सीजन ले रहे होंगे, तो हमारे अंदर कितना प्रदूषण जा रहा होगा।
यानी कि हम कह सकते हैं कि खाने और पीने से ज्यादा अगर प्रदूषण से हम प्रभावित अगर किसी से होते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन से होते हैं, क्योंकि जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं वो इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, इतना प्रदूषित हो चुका है, और सांस लेना हमारी मजबूरी है। 11,000 लीटर के आसपास तो ऑक्सीजन हमें लेनी ही पड़ेगी। अब उस ऑक्सीजन में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी वायरसेस हैं, जितने भी और जहरीली चीजें हैं, वो सारी की सारी हमारे शरीर के अंदर जाएंगी और हमें बीमार बनाने का काम करेंगी। यानी कि जैसे हमें खाना अपना स्वच्छ करना है, पानी को हमें स्वच्छ करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम अपनी हवा को भी स्वच्छ करें। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा तो ज्यादा जाना आना बाहर नहीं होता है, तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ही रहता हूँ या ऑफिस में रहता हूँ, तो मुझे ज्यादा एयर पोल्यूशन से दिक्कत नहीं है। मैं उन सभी लोगों के लिए ये बताना चाहूंगा कि एयर पोल्यूशन जो होता है वो बाहर के मुकाबले घर के अंदर 5 से 10 गुना ज्यादा होता है। और कैसे होता है वो हम आगे वाली स्लाइड में आपको समझाएंगे। यूएस की ईपीए एक संस्था है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसने ये कहा है कि बाहर के मुकाबले यानी कि आउटडोर के मुकाबले इनडोर में पॉल्यूशन जो होता है वो 5 से 10 गुना ज्यादा होता है। कैसे होता है? इंडोर के अंदर लोग हम कितना रहते हैं? चलिए, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो बाहर रहते हैं या इंडोर में हम ज्यादा रहते ही नहीं है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि इंडोर में हम कहाँ कहाँ रहते हैं। जब हम रात को अपनी ड्यूटी कर घर आ जाते हैं तो हम पूरा दिन इंडोर में ही रहते हैं, और जब सुबह हम ड्यूटी के लिए जाते हैं तब भी हम कुछ समय के लिए रास्ते में रहते हैं, यानी कि खुले आसमान में रहते हैं। उसके बाद फिर से हम ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो यानी कि अगर बड़े लोगों की बात करी जाए, एडल्ट्स लोगों की बात की जाए, तो लगभग 80% टाइम जो है वो इंडोर में व्यतीत करते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में हो, चाहे वो स्कूल में हो। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बच्चे करीब करीब 90% टाइम जो है वो अपना इंडोर में ही खर्च करते हैं। और मैं इंडोर की हालत आपको बता चुका हूं पहले ही कि आप का जो प्रदूषण है यानी कि वायु प्रदूषण है वो बाहर के मुकाबले घर के अंदर 5 से 10 गुना ज्यादा है। कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पर आप जानते हैं विच एयर इज मोर पोल्यूटेड, कि कौन सी हवा ज्यादा प्रदूषित है। एक साइड आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे आउटडोर, दूसरी साइड आप देख रहे होंगे इंडोर। कैसे? इंडोर आउटडोर में क्या क्या पॉल्यूशन होते हैं और क्या क्या उससे बचने के तरीके होते हैं, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। आउटडोर में आप देखेंगे नीचे पोलन लिखा हुआ है, आउटडोर के नीचे आप देखेंगे पोलन। पोलन क्या होता है? परागण के कण वगैरह होते हैं जो हमारी नाक के अंदर चले जाते हैं, जो हमें एलर्जी जैसी चीजें दिक्कत कर सकती हैं। डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक धुआं हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। चूंकि ये खुले आसमान में होते हैं, चूंकि ये नेचर में होते हैं, तो नेचर अपने आप से नेचुरली तरीके से धन आयन और ऋण आयन यानी कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को जनरेट करती है, जिससे ये प्रदूषण कम हो जाते हैं। और बाहर पेड़ पौधे होते हैं जिनकी वजह से इन पॉल्यूशन में काफी हद तक सुधार भी आ जाता है। लेकिन अगर दूसरे साइड राइट साइड में अगर हम चलें, जो लोग ये स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगर उनको मीटिंग ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप छोड़कर जा सकते हैं। आपकी कोई जरूरत नहीं है इसमें, जो अगर आप पेन चला रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोहित, आप इनको इरेज कर दीजिए और इनको जो कर रहे हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। चलिए, कोई नहीं। तो आप राइट साइड में इंडोर में अगर आप देखेंगे तो इंडोर में क्या है, हमारी जो हवा होती है घर के अंदर, वो हवा स्टेलेटेड होती है, यानी कि बासी हवा होती है। शुद्ध हवा घर के अंदर कम जा पाती है, और जो हवा वहां होती है वही हवा सर्कुलेट होती रहती है। प्रदूषण घर के अंदर फैलता कैसे है? घर के अंदर अगर आपने पेट्स पाले हुए हैं, यानी कि घर में पालतू जानवर हैं आपके, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, मंकी हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, अगर ये हैं तो उनसे भी हमें पॉल्यूशन फैलता है। कैसे? उनके बालों से, उनकी रूसी से, उनका लार टपकती है उससे, ये सारी चीजें पेट से भी हमें पॉल्यूट कर सकती हैं।
क्लीनिंग प्रोडक्ट, अगली चीज है क्लीनिंग प्रोडक्ट, यानी कि घर की साफ सफाई के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोछा लगाने के लिए आमतौर पर लोग जो है जो वेस्टीज में नहीं है वो लाइजोल का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं, मच्छरों को मारने के लिए या तो मोर्टीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर काला हिट का इस्तेमाल करते हैं। कॉकरोच को मारने के लिए लाल हिट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे केमिकल हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमें इनका पता ही नहीं चलता है और ये हमारे अंदरूनी जो हमारे अंग हैं उन पर धीरे धीरे करके असर डाल रहे होते हैं। और क्या होता है, और मोल्ड्स, वायरसेस, यानी कि जब हमारे घर में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं होता है तो वायरस भी पनपने लग जाते हैं। उसमें आपका जो वो होती है फंगस होता है वो डेवलप होने लग जाता है। और किस किस से पॉल्यूशन फैलता है, आगे वाली स्लाइड में और देखते हैं कि अगर पॉल्यूशन को कम करना है तो हमें किससे क्या करना होगा, यानी कि हमें अपना जो रूम है या अपना घर है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आ जा सके, पास हो सके, दूसरा सनलाइट भी वहां पर पहुंच सके। इस तरह से हम जो है अपने घर के पॉल्यूशन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्स मैंने बताया, बाथरूम के अंदर यूज़ होने वाली कुछ क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं उनसे फैलता है। माइट्स हैं, यानी कि घर के अंदर जो बिस्तर में या बेडरूम में कभी खटमल हो जाते हैं, कभी कीट पतंगे हो जाते हैं, कुछ ये सारी चीज़ें हैं। कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से, या किचन है, किचन से भी हमारे को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि पहले ज़माने में अगर आप देखेंगे तो किचन घर के आंगन में हुआ करता था या छत पे हुआ करता था, तो उसके अंदर जो भी धुआं होता था या खाने के माध्यम से जो चीज़ें, जब कोई सब्जी बनाई जाती है होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से भाप बन के जो है निकलती हैं, जो हमें काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। घर के अंदर पहले टॉयलेट के लिए घर से बाहर जाया जाता था, अब टॉयलेट घर के अंदर है। अगर घर के अंदर है तो कहीं ना कहीं वो भी पॉल्यूशन फैला रहा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आपका सोफा है, सोफे के अंदर जो फैब्रिक लगा हुआ है उस फैब्रिक के रेशे हो सकते हैं। आपकी दीवार है, दीवार के ऊपर जो पेंट लगा हुआ है उस पेंट से दिक्कत हो सकती है। आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके घर को यानी कि इंडोर को ये पॉल्यूटेड करती हैं, यानी कि प्रदूषित करती हैं। आइए आगे चलते हैं। प्राइमरी कॉजेज ऑफ, जो हमने पहले ही बता दिए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, और किस किस तरीके से प्राइमरी कॉजेज में आप देख रहे होंगे कि सनलाइट नहीं होना हमारा प्रदूषण का कारण हो सकता है, लेस वेंटिलेशन यानी कि कम हवा का संचार हो रहा हो, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा सेकेंडरी कॉजेज में आपको हमने पहले ही बताया कि वायरसेस हैं, पेट्स हैं जिनको हम पालते हैं, माइल्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज हैं जो हमारे घर की हवा को बाहर के मुकाबले में लगभग 10 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे घर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों से भी हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन हम पॉल्यूशन इनसे भी फैल रहा होता है। प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करना, प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करना, लकड़ी से भी कुछ ना कुछ पॉल्यूशन आता है। आपके घर में माइक्रोवेव है, किचन है, उससे होता है। आप जो ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी होता है। आप देख रहे होंगे बास्केट में कई सारे चीज़ें रखी हुई हैं, फर्श साफ करने के लिए, शीशे साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे भी एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि हमारे घर के अंदर ही रहता है। आप देख रहे होंगे राइट साइड में पेंट रखे हुए हैं ब्रशेस के साथ, तो इन पेंट से भी कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज होता रहता है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये भी केमिकल ही है। कुछ एक रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं, ये कुछ न्यूज़पेपर हैं जिनकी कटिंग्स यहाँ पर लगी हुई है कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। इसमें आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, यानी कि जितने भी मौतें इंडिया के अंदर होती हैं उनमें से 5वें नंबर पर एयर पॉल्यूशन का आंकड़ा है। अगर इसी में ही इसके लेफ्ट साइड में देखें जहां पर इंडिया का नक्शा बना हुआ है, जो लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो वो उसको जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितनी सिटीज हैं इंडिया की जो बहुत बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। उनमें कौन कौन सी सिटीज हैं, दिल्ली है, लखनऊ,
फरीदाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, ये काफी पुरानी कटिंग है। लेकिन अगर आज की डेट में जाएंगे तो आपके छोटे छोटे शहर भी जो है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं। अगले इसमें जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ 20% सिटी चिल्ड्रन हैव अस्थमा, यानी कि 20% बच्चे जो सिटी के हैं वो अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। ऊपर आप देखेंगे द एयर इनसाइड योर होम इज नॉट फिट टू ब्रीथ, आपके घर की जो हवा है वो सांस लेने के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिन पर हम देखकर और हम सतर्क हो सकते हैं और अपने आप को कुछ हद तक इन चीजों से बचा सकते हैं, क्योंकि सांस लेना हमारी मजबूरी है, लेकिन ये बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है कि हम प्रदूषित हवा को ही सांस में लें। हम अपनी हवा को स्वच्छ भी कर सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स और हैं। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है इंडोर एयर पॉल्यूशन किल्स अ मिलियन पीपल एवरी ईयर इन इंडिया। कहता है कि लाखों लोगों की जो मौत का कारण है वो एयर पॉल्यूशन है। अगला लाइन जो लिखी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है एयर पॉल्यूशन इज वर्ल्डेस्ट टॉप एनवायरमेंट हेल्थ रिस्क, यानी कि सबसे बड़ा हेल्थ का अगर इशू कोई है तो वो है एयर पॉल्यूशन। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है दिल्ली इज वर्ल्डेस्ट वर्स्ट इन एयर पॉल्यूशन, यानी कि दिल्ली जो है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। इसी तरीके से द इकोनॉमिक टाइम भी लिखता है इंडिया वेक अप टू एन एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इट कैन नॉट इग्नोर, कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके लिए हमें जागना पड़ेगा। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है एयर पॉल्यूशन कॉजिंग द इरिवर्सिबल डैमेज टू इंडियन चिल्ड्रन, कि बच्चों को किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया नीड एन एयर क्वालिटी क्रैकडाउन। तो ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं जिन पर आमतौर पर जो चीजें हम अखबार में और कहीं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो हैं रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी अपनी रिपोर्ट्स नहीं है, ये वेस्टीज की रिपोर्ट्स नहीं है, ये ना शार्प की रिपोर्ट्स हैं। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आए दिन आप अपने अखबार में, अपने टीवी पर आप देखते ही हैं। बस ये है कि देखकर हम उनको इग्नोर कर लेते हैं। अब हमें इग्नोर नहीं करना है। अगला आता है हाउ डज कंटेमिनेटेड एयर अफेक्टेड ह्यूमंस, कि ये जो हवा होती है, अब हम ये जानेंगे जो प्रदूषित हवा है, जो घर के अंदर की हवा है, अब हम जानेंगे कि ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एक मिनट मोहित। राजीव सर जी जी मोहित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये एक मिनट, अगर ये इरेज हो सकता हो तो आप इरेज कर दीजिए। सर मैं मोहित सर वही कह रहा था, इसको प्लीज इसको इरेज कर दीजिए, इरेज कर दीजिए प्लीज। तो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सर, प्लीज ऐसे काम मत कीजिए, इसमें ट्रेनिंग में दिक्कत आए, क्योंकि अगर यही ट्रेनिंग को अगर आप बाहर से लेने के जाएंगे तो आपको चार्ज पे करना। क्या कह रहे हो? नहीं होगा सर, स्क्रीन एक बार ना ये शेयरिंग बंद करके फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा चलिए मैं दोबारा एक बार ये इसके पिछले वाली स्लाइड प्लीज एक बार फिर से दिखा दो ना, इससे पहले वाली स्लाइड। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है स्लाइड? इससे पहले वाली एक मिनट मेरे को नोट डाउन करना। जी मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ पीपीटी भी हम शेयर कर देंगे आपको। चलिए कंटिन्यू सर। ओके, अब हम जानते हैं कि ये कंटेमिनेटेड एयर जो होती है, जो हमारे घर के अंदर सर्कुलेट होती रहती है, जो बासी हवा होती है, वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है, किस तरह से इफेक्ट पहुंचाती है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में लिखा है डायरेक्ट इफेक्ट और राइट साइड में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट इफेक्ट। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इफेक्ट्स की। जो हम हवा ले रहे होते हैं, जिस तरीके से नेचर ने हमें बनाया हुआ है, प्रकृति ने हमें बनाया हुआ है, अगर हमारे अंदर कुछ
रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हर किसी के अंदर कम तो किसी के अंदर ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, अगर हम कुछ गलत खा लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, दस्त होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारा पेट हमें ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमें ये बता रही है कि आपने कुछ खाया है ऐसी चीज गलत जो अब दोबारा नहीं खानी है। इसी तरीके से अगर हमारे पर किसी वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हम कहते हैं कि बुखार आ गया। तो वो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है कि उस वायरस को उस टेम्परेचर बढ़ाकर किल करने के लिए वो बढ़ता है टेम्परेचर। तो उसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो कुछ प्रतिरोधक क्षमता हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी कि श्वसन प्रणाली में भी ये अवेलेबल होती हैं। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहला प्रतिरोधक के लिए उसको वो करने के लिए हमारे नाक के जो रेशे होते हैं, नाक के अंदर जो बाल होते हैं, वो बाल होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन बड़े बड़े धूल मिट्टी के कणों से, कूड़े से, जो सांस के माध्यम से हमारी नाक के अंदर जा सकती है। यहाँ तक कि आपकी नाक में अगर बाल ना हो तो हो सकता है मच्छर तक भी आपकी नाक में जा सकता है। उसी तरीके से जब हमारी नाक में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पोलेंट चला जाता है, कोई उस तरह की कोई ऐसी चीज चली जाती है जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारी नाक बंद हो जाती है। हमारी नाक बंद हो जाती है या उसमें से वो नाक बहने लग जाती है, उसमें जुकाम सा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि नाक बंद इसलिए होती है कि आप जो हवा ले रहे हैं वो आपके हिसाब की नहीं है, जिससे कि उसके छेद को थोड़ा सा वो कम कर देती है कि आप कम हवा लें तो आपके शरीर को कम नुकसान होगा। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा, जब उनकी नाक बंद हो जाती है तो वो मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। मुंह से सांस लेने में क्या होता है कि आपका नाक और नाक से लेकर गले तक की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बाईपास हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट आपकी गले में हवा जाती है और सीधा आप अपने फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको बाईपास कर दिया, यानी कि हमारे गले में इन्फेक्शन होने लग जाता है, सांस की नली में इन्फेक्शन होने लग जाता है। तो अब इन सब चीजों से दिक्कतें क्या आती हैं, हमारी पॉल्यूशन की वजह से क्या दिक्कत आती है। स्नीजिंग की दिक्कत आती है, आपकी नाक बंद हो सकती है, आपको छींकें आने लग जाती हैं, आपकी नाक बहने लग जाती है, आपको खांसी होने लग जाती है, आपको बुखार भी हो सकता है, और जब ज्यादा डेंजर सिचुएशन आ जाती है तो आपको अस्थमा भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के अंदर पूरे दुनिया के 1/3 पेशेंट अस्थमा के पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बाहर की तुलना में ज्यादा होता है। अस्थमा के लिए एक और स्लाइड है हमारी, उस पर हम और डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, जो चीजें हमें हो सकती हैं। साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, आपको फ्लू हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है। ये है डायरेक्ट हवा जो इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी के ऊपर एयर पॉल्यूशन। अब आते हैं इनडायरेक्ट चीजों पर, यानी कि जो हमारे राइट साइड में स्लाइड पर आप देख रहे हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, आपका जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के जो दिमाग होता है वो ठीक से डेवलप ना हो, ये हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग की जो क्षमता है काम करने की वो कम हो सकती है। हार्ट की डिजीज हो सकती है, यानी कि आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है, आपको पेट की बीमारी भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपको कैंसर भी हो सकता है। और इन सब की वजह से आपको मौत का कारण भी ये एयर पोल्यूशन हो सकता है। दूसरा एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, ये तो हमने बताया आपको डायरेक्ट इफेक्ट क्या हो सकते हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हो सकते हैं पॉल्यूटेड एयर को सांस लेने में। ये सारी वो चीजें हैं, इसमें आप देखेंगे इंडियन एयर पोल्यूशन इज द नंबर 1 कॉज ऑफ पुअर हेल्थ इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर अगर हेल्थ सही ना होने का अगर कोई कारण है, सबसे पहला वो है इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी कि हमारे घर के अंदर की हवा।
आप इसमें अगला पॉइंट देख रहे होंगे, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स अस्थमा पेशेंट आर फ्रॉम इंडिया, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। WHO ने ये रिपोर्ट दी है कि हिंदुस्तान के अंदर 1/3 से ज्यादा जो है पेशेंट अस्थमा के हिंदुस्तान के ही अंदर पाए जाते हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में। 93%, अगला पॉइंट है, 93% ऑफ लीव डे आर ड्यू टू कोल्ड, कफ एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। यानी कि ये भी ऑब्जर्व किया है, किसने ऑब्जर्व किया है? नेशनल ब्यूरो ऑफ डिजीज ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग काम पर जाते हैं वो काम से अगर कोई छुट्टी लेते हैं तो 93% लोग जो है छुट्टी इसी कारण से लेते हैं कि उनको सर्दी हो गई, उनको जुकाम हो गया, उनको खांसी हो गई। कारण 93% लीव लेने का यही रहता है। अगला पॉइंट आता है, लंग्स ऑफ द मोस्ट अर्बन चिल्ड्रन आर अंडर डेवलप्ड। किसने कहा है ये? हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है जून 2015 में कि जो हमारे बच्चे होते हैं, अर्बन के बच्चे यानी कि जो सिटी में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते पूरी तरीके से, जिससे वो अस्थमा का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, अगला लास्ट पॉइंट है, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 20 शहर सबसे पॉल्यूटेड, दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से 13 सिटीज इंडिया की ही हैं। 20 सिटीज में से 20 अगर दुनिया के बड़े बड़े पॉल्यूटेड शहर निकाले जाएं जहां एयर प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा होता है, उनमें से 13 हिंदुस्तान में ही सिटीज वो पाई जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा हमारे लिए है। अब इस स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड पर हम चर्चा करेंगे बच्चों के बारे में कि बच्चों का, जैसे हमने पहली ही स्लाइड, दूसरी स्लाइड में हमने बताया था, वो 90% से ज्यादा समय इंडोर में गुजारते हैं, चाहे वो अपने घर पर हो, चाहे वो अपने स्कूल में हो, चाहे वो किसी संगीत की क्लास में हो। ज्यादातर बच्चे जो है वो 90% ऑन एन एवरेज समय बिताते हैं इंडोर के अंदर। अब दिक्कत क्या होती है? बच्चे जो होते हैं बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो इसी वजह से आपको याद होगा, जब आपके बच्चे छोटे होंगे या जिन लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए अलग साबुन आता है, अलग शैम्पू आता है, अलग हेयर ऑयल आता है। ये सारी चीजें अलग क्यों? क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, काफी ज्यादा संवेदनशील होती है। अगर उनको किसी हार्ड प्रोडक्ट का यूज करवा देंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। अब आप ये देखिए, बच्चों के ऊपरी सतह यानी कि उनकी स्किन के लिए, उनके बालों के लिए, उनके नाक के लिए जो ऊपरी सतह है, उसके लिए हम कितना प्रिकॉशन लेते हैं कि अलग से हम सोप लेकर आएंगे, अलग से हम शैम्पू लेकर आएंगे, अलग से हम पाउडर लेके आएंगे जॉनसन्स बेबी का, हेयर ऑयल अलग से लेकर आएंगे। लेकिन जो हम एयर ले रहे हैं, जो हम पॉल्यूशन ले रहे हैं, तो हमारे जो बच्चों के बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कितने ज्यादा सेंसिटिव होंगे, यानी कि कह सकते हैं वो मोस्ट सेंसिटिव होंगे, यानी कि हमारी तुलना में वो उनके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे। तो उनको हमें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके अगर बॉडी ऑर्गन्स में इफेक्ट होता है तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनके लंग्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनके लीवर का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें ये एयर प्योरीफायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक सेल आउट नहीं करना है, हमें इसको यूज भी करना है, क्योंकि आज ये जरूरत है हमारी। क्योंकि हम अपने बच्चों से जब इतना प्यार करते हैं तो क्या अपने बच्चों के लिए एक एयर प्योरीफायर लाकर उनको शुद्ध हवा नहीं दे सकते? बिल्कुल देनी चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे आपको जो है इन सारी चीज़ों के ज़्यादा शिकार होंगे, ज़्यादा बीमारियां होंगी, जल्दी जल्दी जुकाम होता है, जल्दी जल्दी सर्दी होती है, तो बच्चे ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, ज़्यादा केमिकल वाली दवाइयां खाते हैं तो ये और ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो एयर प्योरीफायर जो है इसलिए भी हमें हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और उनको स्वच्छ हवा देना बड़ों का ही जिम्मेदारी है, बड़ों का ही काम है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हम सारी चीज़ें आपको बता ही चुके हैं। हेडेक हो सकता है आपको, जुकाम हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया आपके नाक के माध्यम से जा सकते हैं। अब आते हैं अस्थमेटिक प्रॉब्लम पर। अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती क्या है और ये कैसे होती है? अस्थमा की प्रॉब्लम कोई एक दिन में ही नहीं हो जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम का शुरुआत जो है 2, 3, 4, 5 साल पहले ही शुरुआत हो जाती है। वो होती कैसे है? जो हम
वायुमंडल से या हम अपने घर की जो हवा है उससे जो हम सांस ले रहे होते हैं उसमें कई तरीके के जो है पोल्यूशन जा रहा होता है। जैसे कि हमने पहले बताया, वो पोल्यूशन क्या हो सकता है, आपके पालतू जानवर से हो सकता है, आपके घर की सामान से हो सकता है, आपके घर के किचन की वजह से हो सकता है, आपकी दीवारों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों से हो सकता है, आपके बेड से हो सकता है, आपके सोफे से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। घर की हवा जब शुद्ध नहीं होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जिसमें आप पहली स्लाइड पहला ही चित्र जो आप देख रहे होंगे जो गोल गोल बना हुआ है, तो वो क्या है, वो है हमारा विंड पाइप, यानी कि सांस की नली। सांस की नली जिसमें से हमारी सांस यानी कि हवा जो है वो जाती और आती है। जब हमारी हवा में पॉल्यूशन होता है तो हमारी सांस की नली में उसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी कोशिकाओं में उसका इफेक्ट पड़ता है। इसमें आप देखेंगे ब्राउन कलर की एक सर्कल बना हुआ है। ये ब्राउन कलर का जो सर्कल है वो होता है एयरवे मसल्स। एयरवेज मसल्स यानी कि वो कोशिकाएं होती हैं, वो मसल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो दीवार पर होते हैं। किसकी दीवार पर? सांस की नली की दीवार पर। अगर हमारी एयर शुद्ध नहीं होती है तो इसी सांस की नली में यही मसल्स जो होती हैं वो सूजन होने शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। सूजन क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल कर रही है। वो आपसे कह रही है कि आप जो सांस ले रहे हैं, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वो हवा शुद्ध नहीं है। तो उस पाइप को अगर वो छोटा कर देगी, थोड़ा सा संकरा कर देगी, तो उससे हवा कम जाएगी, तो पॉल्यूशन भी कम जाएगा। ये आपकी बेहतरी के लिए करती है ये हमारी बॉडी। लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं, हम इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं और धीरे धीरे करके हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इनहेलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो तुरंत अपना असर दिखाते हुए इसमें होने वाली सूजन को कम कर देती है और हमारे विंड पाइप को चौड़ा कर देती है, जिससे हम आसानी से सांस ले पाते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन जो होता है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे चूंकि हम वही हवा लेते रहते हैं तो हमारी सांस की नली में और ज्यादा सूजन होती चली जाती है, और सूजन होती चली जाती है। तीसरे वाले चित्र में अगर आप देखेंगे, फिगर में आप देखेंगे, तो ब्राउन वाला पोर्शन है और चौड़ा हो गया, यानी कि और ज्यादा सूजन हो गई। जब जितनी ज्यादा सूजन हो जाती है वही सिचुएशन कहलाती है अस्थमैटिक अटैक की, यानी कि लोगों को अस्थमा का अटैक पड़ता है। उसमें इंसान सांस लेना चाहता है लेकिन सांस ले नहीं पाता है, तो यही कहलाता है अस्थमैटिक अटैक। अगर इन सब चीजों से बचना है, अभी हम सिर्फ समस्या पर बात कर रहे हैं, इसका समाधान क्या है वो आगे हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। उम्मीद है आपको अस्थमा कैसे होता है वो चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने भी कुछ चीजें कही हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, हम पीपीटी शेयर कर देंगे क्योंकि समय का अभाव है। कुछ इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये डॉक्टर्स की कुछ रिपोर्ट हैं, जैसे हमने पहले न्यूज़पेपर्स की और बड़ी बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट्स देखी, उसी तरीके से ये डॉक्टर्स के कथन है एयर पोल्यूशन को लेकर। आइए अब हम समराइज करते हैं कि अभी तक की मीटिंग में हमने क्या सीखा, उनको हम रिपीट करते हैं। पहले सर्कल में लिखा हुआ है वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इनडोर, यानी कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो इंडोर एरिया में व्यतीत करते हैं, हमने ये जाना। दूसरे सर्कल में क्या है, एयर इंडोर्स इज मोर पॉल्यूटेड देन आउटडोर्स, यानी कि हमने ये भी सीखा कि घर के अंदर की हवा घर की बाहर की हवा से ज्यादा प्रदूषित होती है। तीसरी चीज हमने क्या सीखी, हमने सीखी पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड डिजीजेस, यानी कि जो प्रदूषित हवा है वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट हो सकती है, यानी कि हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है और बीमारियां भी पैदा कर सकती है। चौथी चीज, एसी की जो सर्कुलेट हवा होती है वो भी हम जब घर बंद कर लेते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, तो वही हवा हमारी सर्कुलेट होती रहती है एसी वाले रूम में। तो हमने ये सारी चीजें अभी तक सीखी। अब आइए जानते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। चलिए अगली स्लाइड पर आप देख रहे होंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। चलिए अभी तक मान लेते हैं कि अगर आपको 100% हवा जो है वो प्रदूषित हवा मिल रही है, अगर इस हवा में आपका 50% भी शुद्ध हो जाए, यानी कि
आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, इस प्रदूषित हवा के साथ अगर 50 साल चलने वाले थे, तो अगर हम इसको अगर थोड़ा सा शुद्ध कर दें इस हवा को, तो ये इनकी लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। कि कितनी बढ़ जाएगी? मान लेते हैं कि आमतौर पर आपके फेफड़े जो थे इस प्रदूषण में 50 साल चलने वाले थे, वो हो सकता है 70 से 75 साल तक आपका साथ दें। यानी कि आपने क्या किया, अपने फेफड़ों की लाइफ को, अपने सांस की नली की लाइफ को बढ़ा दिया। क्या करके? कि कम से कम 50% ही हम अगर शुद्ध हवा दे सकें तो। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कोई इंसान दिन में 10 सिगरेट पी स्मोक करता है, 10 सिगरेट पीता है। अगर वो 5 सिगरेट कर देगा तो उससे क्या होगा, उसके फेफड़ों पर असर कम पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कम बीमार होगा, यानी कि उसकी लाइफ थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उससे फायदे क्या होंगे? अगर हम 50% भी अपनी हवा को शुद्ध कर पाते हैं, नीचे लिखा हुआ है लेस पॉल्यूटेंट एंटर्ड इन द बॉडी, यानी कि कम, अब हमारे शरीर के अंदर केवल 50% ही जो है पॉल्यूटेंट जाएगा, यानी कि प्रदूषण जाएगा। अगर कम प्रदूषण जाएगा, इसका मतलब हम कम बीमार पड़ेंगे। उसका कारण क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? रिडक्शन इन एयरवेज इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो हमारे सांस की नली में जो सूजन हो जाया करती थी, वो सूजन भी कम होने लग जाएगी। अगला फायदा क्या होगा? रिलीफ फ्रॉम रिपीटेड सिकनेस, यानी कि जो आप जल्दी जल्दी, आपके घर में बच्चे या बड़े बूढ़े जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे थे इसकी वजह से, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस स्लाइड में हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि हमारा एयर प्योरीफायर केवल 50% ही हमारी एयर को क्लीन करता है, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण हमने आपको बताया है कि अगर हम अपनी हवा को 50% भी सही कर लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अपने जो रोग होने वाले हैं, हमें जल्दी जल्दी बीमार पड़ने वाले हैं, हम उनको सही कर सकते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 50% प्रदूषण कम जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब इसका समाधान क्या है? वेस्टीज ब्रिंग्स यू द, ये स्क्रीन के साथ कोई और फिर से छेड़छाड़ करने लग गया है। कोलैबोरेशन विद शार्प, वेस्टीज का जो कोलैबोरेशन है वो शार्प के साथ है, और शार्प मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, शार्प दुनिया का जो है नंबर 1 ब्रांड माना जाता है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो आपको हमेशा वचनबद्ध है, कंपनी हमारी वेस्टीज, कि आपको बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड करी जाए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें, और उस प्रोडक्ट का हम दावा भी छाती ठोक कर सकें कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है। एयर प्योरीफायर विद प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी और इंडिया के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो किसी और एयर प्योरीफायर में ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। और ये टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये काम कैसे करती है, वो आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं लिखा है शार्प एयर प्योरीफायर विद प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी replicates the nature indoor, thus the creating a safe and fresh environment like in the forest. Like in the forest, यानी कि जो हमारे बागानों में, जो हमारे जंगलों में जिस तरह की हवा होती है, बिल्कुल उसी तरीके का एनवायरनमेंट या वातावरण आपके कमरे का अंदर का बनाती है। वो किस तरह से बनाती है? वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी की वजह से ही होता है। अब प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से हमने कहा कि ये तो भाई लोग कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट जैसी, यानी कि जंगलों जैसी या फिर बागानों जैसी हवा ऐसे कैसे दे सकता है। उसका एक कारण है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। जो भी हमारे नेचर में, यानी कि जो जंगल हैं, जो 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 फॉरेस्ट है या फिर बागानी है, उसमें नेचर अपने आप से आयन जनरेट करती है। आयन, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, साइंस पढ़ी हुई है 9th 10th में, वो लोग ठीक से समझ पाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग बाहर के
बहस करने लग जाते हैं हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो हम उनको बेहतर तरीके से समझा सकें। जो हमारा नेचर होता है, वो नेचर से, हमारे पेड़ों से, हमारे पेड़ पौधों से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन यानी कि प्लस आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इक्वल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में धन आयन और ऋण आयन यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं, जिससे वातावरण में होने वाले पॉल्यूशन, वातावरण में होने वाले फंगस, वातावरण में पैदा होने वाले कीटाणु, ये सारे चीज मारे जाते हैं और आपकी हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। चूंकि हमारे घर के अंदर ये सारी चीजें मौजूद नहीं होती हैं, पेड़ पौधे मौजूद नहीं होते हैं, तो हम अपने घर के अंदर ये सारी चीजें यानी कि धन आयन और ऋण आयन यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अब प्लाज्मा क्लस्टर काम क्या करता है? प्लाज्मा क्लस्टर यही काम करता है कि हमारे घर के अंदर धन आयन और ऋण आयन यानी कि हाइड्रोजन, इस स्लाइड में वो चीज नहीं दी गई है कि कैसे वो धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसकी मैंने काफी हद तक स्टडी की है। इसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर एक हार्डवेयर लगा हुआ होता है, एक क्लस्टर लगा हुआ होता है जिसको आप बाहर से नहीं देख पाते हैं, ये अंदर इनबिल्ड होता है। ये काम क्या करता है? ये हमारे जो घर के अंदर का जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उस नमी को सोख कर, नमी क्या है, मॉइस्चर क्या है, वो पानी है, वो पानी के कण हैं जो वायुमंडल में तैर रहे होते हैं। जैसे कि जब बरसात का समय आता है, आप कहते हैं बड़ी ही आर्द्रता हो गई यानी कि ह्यूमिडिटी हो गई, यानी कि उस समय हमारे वायुमंडल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसी तरीके से पानी की मात्रा कुछ ना कुछ हमेशा बनी रहती है। उसी तरीके से हमारे घर के अंदर भी कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी रहती है। अब प्लाज्मा टेक्नोलॉजी काम क्या करती है कि जो वो पानी होता है, पानी जो उसको अगर केमिकल फॉर्म में बोला जाए, रासायनिक भाषा में बोला जाए, वो होता है H2O। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। H2O होता है यानी कि हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं, और वो परमाणु होता है H2O, जिसको हम पानी कहते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर काम क्या करता है? उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। जब इसमें करंट जाता है इलेक्ट्रोड्स में, तो उसी पानी के कण को वो तोड़ देता है, यानी कि हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, यानी कि H+ और O-। इस तरह से ये आयन, ऋण आयन और धन आयन दोनों को ही, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों को ही हमारे कमरे के अंदर रिलीज करता है। अभी हमने आपको ये बताया कि ये धन आयन और ऋण आयन किस तरह से प्लाज्मा क्लस्टर क्रिएट करता है। अब आगे चलकर हम आपको ये बताएंगे कि इनसे फायदा कैसे होता है, इनसे प्रदूषण मुक्त कैसे होते हैं हमारा घर के अंदर का हवा। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे जिसमें चित्र बना हुआ है हमारे एयर प्योरीफायर का। अभी किसी ने ये दोबारा से ये कर दिया, मैं आपको दोबारा स्टॉप करके, सर एक बार स्टॉप करके, हाँ स्टॉप करके फिर अभी तक का आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। क्या मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे हैं? आप अपना थम्स अप करके बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ही की भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझा सकूं, जिससे कि कल को आप किसी के पास जाएं इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप बेहतर तरीके से समझा सकें। अभी आपको स्क्रीन पर दिखने लग गई है पीपीटी? थम्स अप करके बताइए। जी क्लियर है बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो अभी हम इसमें जानेंगे, अभी तक हमने समस्या के बारे में जाना कि एयर पॉल्यूशन से हमें क्या क्या दिक्कत हो रही है। अब हम एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं वो हम जानेंगे। इसमें आप देखेंगे हमारा जो एयर प्योरीफायर है वो 2 तरीके से हमारे घर की हवा को स्वच्छ करता है। जो 2 तरीके होते हैं वो कौन से तरीके होते हैं? एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। नीचे आप देख पा रहे होंगे, combines both active and passive purification system। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब हम जानेंगे कि एक्टिव प्योरिफिकेशन क्या होती है और उसके बाद हम जानेंगे पैसिव प्योरिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको मार्केट में कुछ आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग या आपसे ज्यादा ज्ञानी लोग जो है मिल जाते हैं, जो आपको बहस करने लग जाते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था जितने ज्यादा अच्छे तीर आपके तर्कश में होंगे
उतने ही जीतने की आपकी संभावना है। तो इस चीज को मैं बताकर आपके तर्कश में तीरों की संख्या बढ़ा रहा हूं, और वो भी बेहतरीन तीरों की संख्या बढ़ा रहा हूं जिनको ब्रह्मास्त्र या इंद्रास्त्र कहा जाता है। वो चीजें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इतना डीप में आप जब कंपनी की ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो वो वहां पर भी इतना डीप में नहीं बताया जाता है। अब आइए जानते हैं एक्टिव प्योरिफिकेशन क्या होता है। एक्टिव प्योरिफिकेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से ही होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा क्लस्टर काम कैसे करता है। फिर से बता देता हूं, जो हमारे वायुमंडल के अंदर, जो हमारे घर के अंदर मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर यानी कि पानी को वो लेता है और उसी पानी को डिकम्पोज कर देता है, यानी कि तोड़ देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से हमारे घर की हवा को शुद्ध करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप अगर चाहें तो अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है प्लाज्मा डिस्चार्ज जनरेट एंड इमिट द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यानी कि प्लाज्मा क्लस्टर जो होता है वो इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को डिस्चार्ज करता है, इमिट करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, वो चीज हमने आपको बता दी है। पहले में तो इसी तरीके से है, जो नेचुरल तरीके से, जिसमें हमने कहा था कि ये हमें हमारे जंगलों की तरह या फिर हमारे बागानों की तरह हवा स्वच्छ देता है। नंबर 2 में आप देखेंगे न्यूट्रलाइज हार्मफुल बैक्टीरियाज और टॉक्सिक गैसेस। बैक्टीरिया पे तीसरी बार हम करेंगे। जो हमारे प्लाज्मा क्लस्टर से निकले हुए हाइड्रोजन आयन यानी कि प्लस आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, वो हमारी जो गंदगी होती है, हमारे एयर पोल्यूशन होता है, उसको ये ग्रहण कर उसको निष्क्रिय कर देता है। इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जहां लिखा है अमोनिया। अमोनिया यानी कि एक जहरीली गैस होती है जिसको NH3 कहा जाता है। हमारे जो प्लाज्मा क्लस्टर से बने हुए आयन हैं वो क्या करते हैं, इस NH3 यानी कि अमोनिया को जो है उसके बॉन्डिंग्स को, उसकी इंटरनल संरचना को उसी तरीके से तोड़ देते हैं जैसे पानी को तोड़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अमोनिया गैस को भी ये बिल्कुल उसी तरीके से तोड़ देते हैं जिस तरीके से उसको पानी को तोड़ा था। तोड़कर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। जैसे आप देखेंगे काला सा डब्बा N लिखा हुआ है जिसमें, वो नाइट्रोजन गैस है और वो H3 क्या है, हाइड्रोजन है। अब आप देखेंगे एरो बनकर जो दो तरफ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन अलग हो गई जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O यानी कि पानी बना लिया, और नाइट्रोजन जो है वो अलग हो गई है। और आपको मैं बताना चाहूंगा वायुमंडल में हमारे लगभग 70% से ज्यादा नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन यानी कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल क्या था, हमारे लिए अमोनिया थी जिसको हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ने तोड़कर इसको अलग कर दिया। नंबर 1 पर आपने देखा था कि पानी को किस तरह से तोड़कर हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन का जनरेशन होता है, जिस तरह से नेचर क्रिएट करती है, पेड़ पौधे क्रिएट करते हैं इन आयंस को। आइए चलते हैं अगली स्लाइड में जिसमें हम जानेंगे कि ये वायरस को किस तरह से किल करता है। वायरस को किल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो वायरस चल रहा है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, कोरोना वायरस। आप कोरोना वायरस का संदर्भ लेकर भी, आप कोरोना वायरस की चर्चा कर भी हम अपने एयर प्योरीफायर के लिए लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कोरोना वायरस पर टेस्ट जो है 2004 में ही हो चुका था, और उसमें कोरोना वायरस को मारने की क्षमता रखता है हमारा प्लाज्मा क्लस्टर। हमारा प्लाज्मा क्लस्टर कोरोना वायरस को मारने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको इस विशेष बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो 2004 में कोरोना वायरस पर जो टेस्ट हुआ था, वो कोरोना वायरस का स्ट्रेन अलग था, यानी कि प्रजाति अलग थी। अभी वाला जो कोरोना वायरस है उसका स्ट्रेन अलग है, यानी कि प्रजाति अलग है। ये नोवेल कोरोना वायरस है, वो पहले वाला सिंपल कोरोना वायरस था। अभी हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि हमारे प्लाज्मा क्लस्टर से ये जो नोवेल कोरोना वायरस है जो आजकल चल रहा है वो मर जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये नहीं कहना चाहते कि वो नहीं मरेगा।
हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो 2004 में कोरोना वायरस था उस पर टेस्ट किया गया था, वहां पर उस वायरस को हमारे प्लाज्मा क्लस्टर ने किल किया था, मारा था। लेकिन इस पर अभी हमारे पास किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे हम ये दावा कर सकें कि ये कोरोना वायरस मारने में भी हमारा एयर प्योरीफायर सक्षम है। अब इसको टेस्ट कौन करेगा? ये दिखने वाली चीज तो है नहीं कि हमारे घर पे एयर प्योरीफायर है और हम कोरोना वायरस एक लेकर आए और हमने मार के देखा कि मर गया कि नहीं मर गया। इसको मारने के लिए लैब की जरूरत होती है और टेस्टिंग लैब में होती है। तो ये कौन करेगा? ये वही लैब करेंगी जो ये सारी चीजें टेस्ट करती हैं। तो हमारा जो अभी का कोरोना वायरस है वो इससे मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है, लेकिन इस तरह का प्रमाण हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जो 2004 में कोरोना वायरस था वो टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास है, उसको हम लोगों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा और भी वायरसेस हैं, जैसे H1N1 है, जैसे कि सार्स हुआ, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिसको प्लाज्मा क्लस्टर किल कर सकता है। अगर कोरोना वायरस को हम ये भी मान लें कि ये नहीं मार पाएगा, इसके अलावा भी तो बहुत सारे पॉल्यूशन, बहुत सारे वायरस होते हैं जिनसे हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचा कर रखना जरूरी है। अब आइए जानते हैं इसमें कि ये कोरोना या वायरस पर किस तरह से अटैक करके उस वायरस को मारता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जो स्टार जैसा बना हुआ है वो एक वायरस है। जो स्टार जैसा बना है वो एक वायरस है और इसके आसपास आप देख रहे होंगे H+O-, H+O- लिखा हुआ है। H+O- क्या है? ये वो आयन है जो हमारे प्लाज्मा क्लस्टर ने पानी को तोड़कर, पानी का विघटन करके ये प्रोड्यूस किए हैं। अब ये क्या करते हैं? ये आयन उस वायरस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस वायरस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि जो वायरस होता है वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए जो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। तो काम क्या करता है? देखिए, अगर किसी इंसान को ही अगर आपको खत्म करना है, मारना है, तो क्या कर सकते हैं? उसके दो तरीके होते हैं कि आप जाकर उस पर हमला कर दीजिए, उसका सर काट दीजिए या कुछ कर दीजिए तो वो इंसान मर जाता है। दूसरा तरीका मारने का क्या हो सकता है कि अगर आप उसके अंदर की ताकत को खत्म कर दें, उसकी क्षमता को खत्म कर दें, तो धीरे धीरे करके वो इंसान मर जाता है। तो हमने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा क्लस्टर है वो वायरस को ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अटैक कर देता है चाकू, छुरी या तलवार लेकर, वो उसकी ताकत को खत्म कर देता है। किस तरह से खत्म करता है वो हम दिखाते हैं कि पहले चित्र में आप देख रहे होंगे जो स्टार जैसा बना हुआ है, उस स्टार के चारों तरफ O+, O- और H+ आयन है। अब ये आयन दूसरे चित्र में आप देखेंगे, इसके वायरस के सतह पर जाता है जिसमें H+ यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर भी जो हाइड्रोजन होता है, उसकी प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को खींच लेता है। कौन खींचता है? O-, क्योंकि H जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो H हाइड्रोजन जो होता है वो धनायन होता है और O- जो होता है वो ऋणायन होता है। तो O जो होता है उसको, हाइड्रोजन को, जो वायरस के अंदर की हाइड्रोजन है, जो वायरस के प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन है, उसको खींच लेता है, जिससे आपका जो H और O हैं वो मिलकर पानी बन जाते हैं, H2O हो जाता है, जिसको आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। और उसके नीचे एक परछाई सी दिखाई दे रही होगी, वो मरा हुआ वायरस पड़ा हुआ है। कैसे मरा? उसके अंदर की जो प्रोटीन थी, उसके अंदर के जो अंदर हाइड्रोजन आयन थे, वो एक्सट्रैक्ट कर लिए गए, वो खींच लिए गए, जिसकी वजह से वो वायरस निष्क्रिय हो गया, खत्म हो गया, मर गया और पानी का निर्माण भी हो गया उसके अंदर की हाइड्रोजन को खींचकर। तो वायरस को किस तरह से किल करता है वो चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई, क्योंकि मार्केट में कुछ साइंटिस्ट आपको मिल जाते हैं जो अपना एयर प्योरीफायर को ज्यादा बेहतर बता सकते होंगे, तो उनको आप किस तरीके से समझा सकते हैं। इसी तरीके से ई कोली करके एक चीज होती है, वायरस होता है, H1N1 का वायरस होता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के मरीज के लिए जो वायरस होता है
फंगल चीजें होती हैं, वो उन सभी चीजों को इसी तरीके से खत्म करता है हमारी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि एक्टिव प्योरिफिकेशन का काम करती है। शुरू में हमने बताया था कि हमारा प्योरीफायर दो तरीके से काम करता है, एक्टिव तरीके से और पैसिव तरीके से, जिसमें हमने आपको बताया एक्टिव तरीके से कैसे काम करता है। अगला आता है नंबर 4, रिमूव स्टैटिक चार्ज। सबसे पहले स्टैटिक चार्ज क्या होता है हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। आज हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले ले, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग सुनिए, समझिए। जितनी ज़्यादा डीप नॉलेज आपको मिल जाएगी उतना अच्छे से आप समझा पाएंगे लोगों को। नंबर 4 पर है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? आपने देखा होगा सर्दियों में कभी कभी आप कोई चीज़ टच करते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है चट से, या चिंगारी से उठ जाती है किसी चीज़ को टच करते हैं। वो क्या होता है? वो स्टैटिक चार्ज होता है जो हमारी सरफेस पर, हमारे बॉडी के सरफेस पर आ जाता है। वो आता कैसे है? जब कोई दो चीज़ों का घर्षण होता है तो स्टैटिक चार्ज बन जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम एक स्केल को अपने बालों पर रब करते हैं तो उस पर भी चार्ज आ जाता है, और हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, वो टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक चार्ज जनरेट हो जाता है हमारी बॉडी और हमारे कपड़ों के घर्षण से। सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में वायुमंडल में मॉइस्चर थोड़ा सा कम होता है। दूसरा, सर्दियों में जो हम फैब्रिक वाले कपड़े पहनते हैं उनका घर्षण से ज़्यादा स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है। वो स्टैटिक चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि घर्षण किन दो चीज़ों का हो रहा है। अब ये अगर ये हो भी रहा है तो अब लोग कहेंगे इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ज़्यादा स्टैटिक चार्ज अगर हमारी बॉडी पर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, यानी कि नींद ना आने की शिकायत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द होने लग जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में इचिंग होने लग जाती है, स्किन ड्राइनेस हो जाती है, और आपके दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके दिल की धड़कन भी अनियमित हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। अब ये एयर प्योरीफायर हमारा कैसे प्लाज्मा क्लस्टर्स को खत्म करता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए आपके स्किन पर प्लस पार्टिकल हैं, प्लस धनायन हैं, तो हमारे जो प्लाज्मा क्लस्टर ने प्लस और माइनस वाले आयन छोड़े हैं तो उनके साथ वो रिएक्शन करके उनको H2O यानी कि पानी में बदल देता है और स्वच्छ हवा में बदल देता है, यानी कि ऑक्सीजन और पानी में बदल देता है। आपके सरफेस पर होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को वो खत्म कर देता है। पांचवा आप इसमें देख रहे होंगे, ये स्किन को भी डिहाइड्रेट करता है, यानी कि आपकी स्किन में नमी पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? जो प्लस आयन और माइनस आयन जो हैं वो हमारी स्किन पर जाते हैं और हमारी स्किन के अंदर जो चिकनाई के कण हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को सोख कर लेता है। जिस तरीके से वायरस में से हाइड्रोजन सोख कर लिया था, उसी इस तरीके से उस वसा में से, यानी कि जिसकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली होती है, तो उसमें से वो हाइड्रोजन को ले लेगा, और हाइड्रोजन को लेने के बाद आप इसमें देखेंगे तीसरी जो बना हुआ है उसमें वो हाइड्रोजन को लेकर वो पानी बना दिया, और वो पानी आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है। इसी को बोलते हैं कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। किस तरीके से करता है वो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हमने जान लिया कि एक्टिव तरीके से किस तरीके से हमारा प्लाज्मा क्लस्टर प्योरीफाई करता है हमारी हवा को, कि वायरस को मारता है, वायरस में वो वातावरण में होने वाली जहरीली गैसों को भी खत्म करता है, कुछ गैसों को, और हमारे कई सारे हार्मफुल वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको खत्म करता है, फंगस को खत्म करता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारे शरीर के ऊपर जो स्टैटिक चार्ज आ जाता है उसको खत्म करता है। अब जानते हैं पैसिव प्योरिफिकेशन। पैसिव प्योरिफिकेशन जो होती है उसके लिए हमारे एयर प्योरीफायर हमारे घर की हवा को, यानी कि हमारे कमरे की हवा को सोख करता है, यानी कि उसको ग्रहण करता है और उसको एयर प्योरीफाई करके बाहर निकालता है।
कैसे कैसे निकालता है, कौन कौन से फिल्टर होते हैं, वो हम जानेंगे। उसके लिए मैं आपको एक, मेरे पास एयर प्योरीफायर है, वो उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या आप देख पा रहे हैं? मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि आप उसको ठीक से तभी समझ पाएंगे जब मैं आप सभी लोग एयर प्योरीफायर देख पाए हैं? यस सर। जी, चलिए, ये है एयर प्योरीफायर, शार्क का एयर प्योरीफायर है। अब इसमें पैसिव तरीके से कैसे कैसे ये प्योरीफाई करता है, एक्टिव तरीका मैंने आपको बताया। अब पैसिव तरीके से कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। पैसिव तरीके से करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे कमरे की हवा को सोख करता है, ग्रहण करता है और उसको प्योरीफाई करके बाहर भेजता है। इसके अंदर 3 फिल्टर होते हैं। कौन कौन से फिल्टर होते हैं मैं इसको खोलकर आपको दिखाना चाहूंगा। एक फिल्टर ये होता है जो आप देख रहे हैं, ये जाली जैसी, इसको बोला जाता है प्री फिल्टर। उसके बाद एक दूसरा फिल्टर होता है जिसको कहा जाता है कार्बन फिल्टर, यानी कि इसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो अब काम क्या करते हैं उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये कार्बन फिल्टर होता है। इसी तरीके से एक तीसरा फिल्टर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है, वो होता है हेपा फिल्टर। यानी कि 3 फिल्टर हो गए। कौन कौन से फिल्टर हुए? एक प्री फिल्टर हो गया जो ये जालीनुमा होता है, एक कार्बन फिल्टर हो गया जो इस तरह से होता है, एक तीसरा फिल्टर हो जाता है हेपा फिल्टर। ये है हमारे 3 तरह के फिल्टर। अब आइए जानते हैं कौन सा फिल्टर क्या काम करता है और कैसे काम करता है। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। पहले जानते हैं प्री फिल्टर के बारे में। प्री फिल्टर एक तरह की जाली होती है जो आमतौर पर हर एयर प्योरीफायर पर मिलती ही मिलती है, सभी के पास होती है। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। और जो घरों में एसी लगे हुए होते हैं उसमें भी अगर आप उसका ढक्कन खोलकर देखेंगे तो इसी तरीके का प्री फिल्टर होता है। लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है वो हम जानते हैं। ये जो प्री फिल्टर है, ये जो जाली दिख रहे हैं जिनको आप देख रहे हैं, मैं उंगली लगाकर बता रहा हूँ, ये 10 माइक्रोन से बड़े कणों के जो है इसके अंदर जाने से रोक देते हैं। यानी कि हमारे कमरे के अंदर अगर 10 माइक्रोन से बड़े कोई कण घूम रहे हैं तो उनको ये ग्रहण करके ये पहले ही रोक देता है। अब बात आती है ये 10 माइक्रोन क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारे बाल होते हैं वो बाल लगभग 70 माइक्रोन के होते हैं, 70 माइक्रोन। यानी कि उससे भी, हमारे बाल से भी 7 गुना छोटा कण भी यही फिल्टर रोक सकता है, जिसको हम प्री फिल्टर कहते हैं। तो बाकी के अगर आप देखेंगे और प्योरीफायर में वो 40, 50, 60 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को भी अंदर जाने की इजाजत देते हैं। हमारा जो प्री फिल्टर है वो 10 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है। यानी कि बहुत सारा प्योरिफिकेशन जो है वो हमारे प्री फिल्टर से ही हो जाता है। अब हमने जाना कि प्री फिल्टर में हमने कि किस तरीके से ये पार्टिकल्स को रोकता है और दूसरों से बेहतर क्यों है। आप दूसरों का देख सकते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं कि कितने माइक्रोन के पार्टिकल्स को रोकता है, तो आपको डिफरेंस अपने आप से पता चल जाएगा। अगला फिल्टर आता है कार्बन फिल्टर। ये कहलाता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कार्बन के कितने ज्यादा पार्टिकल डाले गए हैं। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है जो गैस्ट्रिक सबस्टेंस है, यानी कि गैसें जो होती हैं जो हमारे घर के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो वैसे प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे वो हमारे जो कीटनाशक वगैरह वो करते हैं, सॉरी, घर में फर्श साफ करने के लिए या फिर मच्छर मारने के लिए जो गैसें हो जाती हैं उनको ये प्योरीफाई करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन होता है और वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके उन गैसों के स्वरूप को बदल देता है। तो कार्बन फिल्टर का मैंने ये काम बताया।
अब आता है हमारा हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी प्रोटेक्टेड अरेस्टर, यानी कि ये बहुत ही हाई एफिशिएंसी वाला, हाई क्षमता वाला ये फिल्टर होता है। इसको आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है वो होती है 99.97% तक की फिल्ट्रेशन होती है। और इसमें जो यूज होने वाला मटेरियल है वो है H14 ग्रेड। ये ग्रेड होता है H14 यानी कि H14, ये ग्रेड होता है। इस ग्रेड का मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ग्रेड का अगर फिल्टर मार्केट के पहले तो किसी एयर प्योरीफायर में आपको आमतौर पर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जिसमें मिलेगा भी तो उस एयर प्योरीफायर की कीमत 50 से 60 हजार रुपए हो जाती है। और वेस्टीज आपको कम पैसे में ही आपको इतनी बेहतरीन क्वालिटी दे रहा है। अब इसकी बात करते हैं, ये इसकी जो फिल्ट्रेशन है, जैसे कि हमने आपको प्री फिल्टर के बारे में बताया कि 10 माइक्रोन से बड़े जितने भी कण होते हैं उनको वो पहले से ही रोक देता है। दूसरा इसकी क्या है, इसका फिल्ट्रेशन जो है वो है 0.3 माइक्रोन परसेंट। देखिए पहले हम 10 माइक्रोन पर से ही कितना ज्यादा पोल्यूशन रोक पा रहे थे, अब इसकी क्षमता क्या है कि 0.3 माइक्रोन तक के कण इनको रोके जा सकते हैं। और इसकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं कि अगर इस फिल्टर के अंदर 1 लाख प्रदूषण के कण अगर जाते हैं तो उनमें से केवल और केवल 3 कण ही बाहर निकलेंगे प्रदूषण के तौर पर, बाकी सबको ये रोक लेता है। ये एफिशिएंसी है हमारे एयर प्योरीफायर की, यानी कि 1 लाख कण जाएंगे उनमें से केवल 3 कण ही इससे बाहर बचकर निकल पाएंगे, बाकी सब कण इनको बाहर जाने नहीं देगा। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी हमने बताई है 99.97%। और ये पूरी तरीके से प्रमाणित है। और प्रमाणित के लिए हम आपको सभी तरीके के दिखाएंगे सर्टिफिकेट्स जो अलग अलग संस्थाओं ने हमें दिए। ये हमने इसको बंद कर दिया और इनकी रख रखाव कैसे करेंगे वो चीजें भी हम आपको बताएंगे। अभी मैं दोबारा से शेयर करता हूँ पीपीटी को। पीपीटी आ रही है मोहित, स्क्रीन पे आ रही है? यस। चलिए, अभी हमने जाना ये हमारे जो 3 फिल्टर हैं उनके बारे में कि किस तरह से पैसिव तरीके से प्योरिफिकेशन होता है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जिनके अलग अलग संस्थाओं ने प्रमाणित किया है और इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं एक शीट खोलना चाहूँगा। चलिए, आपको दिख रही है? यस सर जी। आप इसमें देखेंगे कुछ पहले लिखा है टारगेट। टारगेट किस चीज पर, यानी कि जो हमारा प्रदूषण है उस पर। फिर लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस संस्था का नाम लिखा हुआ है जिसने इस पर टेस्टिंग करी है। तीसरा लिखा है कंट्री, यानी कि वो संस्था किस देश की है। अगर पहला देखें वायरस, वायरस में आप देखेंगे इतनी सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस चीज को प्रमाणित किया है। किसने कहाँ की है? जापान की है, कोरिया की है, चाइना की है, यूके की है ना। इसी तरीके से अगला है, फिर फंगीसाइड है, बैक्टीरिया है। आप देखेंगे जर्मनी ने इसको प्रमाणित किया है, जापान ने इसको प्रमाणित किया है। बैक्टीरिया के लिए बहुत सारी लिस्ट है, लंबी सी, इतनी सारी संस्थाओं ने टेस्ट किया है। ये टेस्ट करा क्यों गया? टेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि शार्प ने ये एक दावा किया कि हमारे जो एयर प्योरीफायर से फंगस, बैक्टीरिया, पोल्यूशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब इस दावे ये सही है या नहीं सही है, तो ये जो संस्थाएं होती हैं इसको सिद्ध करती हैं, इसको टेस्ट करती हैं हर तरीके से। उसके बाद पास हो जाने पर ये सर्टिफिकेट इशू करती हैं। वही सर्टिफिकेट जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे वो वही सर्टिफिकेट थे। और उसके साथ साथ वो पूरी रिपोर्ट भी देती हैं कि उन्होंने ये चेक कैसे किया। वो आगे आप इसमें देखेंगे रिपोर्ट में। बैक्टीरिया
हो गया। स्किन ब्यूटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, स्किन जो मैंने आपसे कहा था ना कि स्किन में मॉइस्चराइजर पैदा करता है, डिहाइड्रेट करता है। हेयर ब्यूटिफिकेशन यानी कि बालों को भी जो है सुंदर बनाता है ये। एफिशिएंसी प्रूवन इन क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि बीमारियां नहीं होती हैं उससे, वो सारी चीजें हैं, ये सारे वो हैं। फिर से बैक्टीरिया वगैरह के लिए दिया है। हमारे एयर प्योरीफायर को लगभग 32 सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, 32। दूसरे किसी भी मार्केट के एयर प्योरीफायर को इतने सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे H1N1 वायरस है, ठीक है, किसने किसने किया है, ये इतनी सारी संस्थाएं हैं, ऊपर भी आपने देखी होंगी। कब कब किया है, सितंबर 2002 में किया है, 2003 में किया है, दिसंबर 2003 में किया है, फरवरी 2004 में किया है। फिर H5N1 वायरस है जिसको खत्म करता है, सार्स है उसको खत्म करता है, ये पता ना कौन सा वायरस है उसको भी खत्म करता है, पोलियो वायरस है उसको भी खत्म करता है। अब यहाँ पर जो मैंने कहा था कि कोरोना वायरस को भी ये खत्म करता है, लेकिन वो पहले वाला जो स्ट्रेन था वो डिफरेंट था, उसकी वैरायटी अलग थी, उसकी प्रजाति अलग थी। इस वाले वायरस को अभी जो हमारे मौजूदा समय में चल रहा है वो खत्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए हमारे पास प्रमाण नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये उसको खत्म नहीं कर सकता, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसको खत्म कर ही सकता है। तो ये जो रिपोर्ट थी आपने जुलाई 2004 में इस संस्था ने दी, जो कि एक जापान की संस्था है, और इसमें वो सारी चीजें। एलर्जी यूके का सर्टिफिकेशन जो है किसी भी हिंदुस्तान के अंदर एयर प्योरीफायर के पास नहीं है, केवल और केवल शार्प के पास है। इस चीज को भी आप बता सकते हैं। ये सारे वो टेस्ट हैं जो आप देख रहे होंगे, FUW करके, ये सारे वो टेस्ट हैं जो करे गए हैं। चाइना ने किया है, जापान ने किया है, यूके ने किया है। इसमें वो सारी चीजें डिटेल में समझाई गई हैं, जो चीजें कुछ हद तक मैंने आपको समझाई हैं कि वायरस किस तरीके से खत्म होता है, बैक्टीरिया किस तरीके से खत्म हो सकता है, और सरफेस का चार्ज जो है, स्टैटिक चार्ज कैसे खत्म होता है। ये सारी चीजें हैं जो इसमें पूरी डिटेल के साथ इन संस्थाओं ने दी हैं। ये कुछ उनके साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है, इस पर वो किया है, शोध किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो पानी को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वो यहीं से सीख कर समझाई आपको। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है किस तरह से किस चीज़ का टेस्ट किया गया है, ये सारी ही रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चलिए अब आगे की चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। हाँ, पीपीटी पर आते हैं दोबारा से। अब ज़्यादा नहीं रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया। इस स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि कौन कौन सी इम्प्योरिटी किस किस लेवल पर कौन कौन सा चीज़ खत्म करती है, कि एक्टिव लेवल पर कौन सी खत्म होती है, पैसिव लेवल पर कौन सी खत्म होती है, वायरस कहाँ खत्म होता है, स्मोक धुआं है वो कहाँ खत्म होगा, गैसें कहाँ खत्म होंगी, वो सारी चीज़ें दी हैं जिनको हम स्लाइड शेयर कर देंगे। वो चीज़ें खुद से आप देख सकते हैं। अब कहाँ बेनिफिशियल कहाँ के लिए है और किस किस के लिए है। पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको आने वाले अस्थमा के अटैक में भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट देख सकते हैं। कितने दिनों में? कम से कम 10 से 15 दिन का भी अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो 10 से 15 दिन में वो देख सकते हैं कि उनको आने वाला अटैक कम हो गया है। पीपल विद ENT एंड लंग एलिमेंट्स, यानी कि जिनको आँख नाक कान की समस्या है, फेफड़ों की दिक्कत है, उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। जिन घर में पेट्स होते हैं यानी कि पालतू जानवर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IT सर्वर रूम के लिए, न्यूबॉर्न बेबी जो बच्चे जल्दी पैदा होते हैं उनके कमरे में लगाना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स में लगाना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिक पे लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। होम में कहाँ लगा सकते हैं? बेडरूम में लगा सकते हैं, स्टडी रूम में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में लगा सकते हैं। और 220 यानी कि लगभग 250 स्क्वायर फीट को हमारा ये एयर प्योरीफायर कवर करता है। ऑफिसेज में लगा सकते हैं। ऑफिस में कहाँ? केबिन में लगा सकते हैं, मीटिंग रूम में लगा सकते हैं, कैंटीन में लगा सकते हैं जहाँ खाना खाते हैं, डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स रूम में लगा सकते हैं, अपनी पैथ लैब में लगा सकते हैं,
अल्ट्रासाउंड के रूम में लगा सकते हैं, MRI मशीन के सेंटर में लगा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस, वैसे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बाहर और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि क्या फ़र्क है बाहर वाले प्रोडक्ट में और यहाँ वाले प्रोडक्ट में। बाहर वाले प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो आपके घर के अंदर की जो हवा है उसी हवा को सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि उनके पास प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जिसकी वजह से आप उसी बासी हवा को बार बार ग्रहण करते रहते हैं। हमारे पास प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है जो हमारी हवा को बिल्कुल उसी तरीके से स्वच्छ और साफ बना देता है जैसे बाहर जो वातावरण से हमें मिलती है, पेड़ पौधों से हमें मिलती है। यहाँ पर क्या है, 2 साल की वारंटी मिलती है आपको। ये इसकी कुछ कॉस्ट दी हुई है कि अगर आप 6 साल तक यूज़ करते हैं इसको तो 2 बार फिल्टर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि फिल्टर की जो लाइफ होती है वो 2 साल तक की होती है। और 2 साल में आपका जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 12 रुपये 70 पैसे पर डे के हिसाब से कॉस्ट आएगी। लेकिन आप बीमारियों से अपने परिवार को अपना पैसा बहुत ज़्यादा बचा चुके होंगे इस पैसे को खर्च करके। और ये थी आज की स्लाइड। अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए। मेंटेनेंस के लिए जो मैंने आपको प्री फिल्टर बताया था, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। हाँ, इसमें जो प्री फिल्टर था, ये प्री फिल्टर वॉशेबल है, यानी कि इसको आप धो सकते हैं। कब धोना है, लगभग 1 हफ्ता अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो इसको निकाल कर इसको बाथरूम में पानी से धो सकते हैं, हल्का सा ब्रश मार सकते हैं इस पर और सुखा सकते हैं। इसके बाद आता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर दोनों ही ऐसे फिल्टर हैं जिसमें आपको पानी टच भी नहीं करना है। जिनको आपको पानी नहीं टच करना है इनको आप धो नहीं सकते हैं। कार्बन फिल्टर को सिर्फ हल्का सा आप झाड़ देंगे मिट्टी में, फर्श पर मार के, तो इसकी जो भी डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और जो हेपा फिल्टर है उसको भी आप मिट्टी में फर्श पर आप झाड़ देंगे, इसके अंदर जो धूल मिट्टी के कण आए होंगे वो निकल जाएंगे। इसके अलावा आप इन कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर को जब कड़ी धूप निकली हुई हो तो 1 से 2 घंटे के लिए इसको धूप में रख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल आपका फिर से फ्रेश हो जाते हैं। और हर 15 दिन में आपको इन 2 फिल्टर के साथ यही काम करना है, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर। 15 दिन में सुखाएंगे एक बार, उसको साफ करके दोबारा से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बस केवल और केवल मेंटेनेंस में इतना ही काम करना है, कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना है। 2 साल तक ये चलते हैं फिल्टर, और वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके घर की हवा कितनी पॉल्यूटेड है, इसकी लाइफ उस पर भी डिपेंड करती है। किसी किसी के जल्दी भी ये चेंज होने के लिए हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये चेंज होने को हो गए हैं, आप उस पर अगर स्मेल देखेंगे तो स्मेल देखेंगे कि अगर वो दुर्गंध उसमें आ रही है और धूप लगाने पर भी वो ख़त्म नहीं हो रही है तो आप, इसका मतलब है कि आपको ये फिल्टर चेंज करने हैं। और खुशी की बात यह है कि इन फिल्टर को चेंज करने पर भी जब आप वेस्टीज से ये फिल्टर आपको मिलेंगे तो उस पर भी आपको पीवी मिलता है। तो यहीं तक